मित्रों आदाब। आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त साम्राज्य के बारे में। देखिए, गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ वो 4वीं शताब्दी में हुआ। ये उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में विस्तृत था। उत्तर पश्चिम भारत, बिहार, बंगाल, पंजाब, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश तक साम्राज्य का विस्तार था। पूर्व कामरूप यानी असम, दक्षिण में तमिलनाडु तथा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक इसका प्रभाव था। गुप्त शासकों ने 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। गुप्तवंश की उत्पत्ति के विषय में अधिकृत रूप से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि कब असल डेट क्या थी, कौन सा समय था, कब इसकी उत्पत्ति हुई थी। फिर भी ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। सबसे पहला जो है और शक्तिशाली राजा था, परंतु उसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है। हमें पता ही नहीं चलता कि श्रीगुप्त का इतिहास क्या रहा है। मोटी मोटी बातें उसके बारे में सामने आती हैं। गुप्त साम्राज्य का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसे महाराज धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा, जिसे विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और आप जानते हैं कि विक्रमादित्य एक न्यायिक राजा था, न्यायप्रिय राजा था, और उसका साम्राज्य ऐसा माना जाता है कि धरती ही नहीं अंबर तक पहुंच गया। अगर हम इतिहास को जाने या पौराणिक कथाओं में उसका इतिहास को जाने, तो ऐसा माना जाता है कि देवताओं से सीधा संबंध जो है ये आपके राजा का या इस गुप्त वंश के शासक का रहा था। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं योग्यतम शासक माना जाता है। गुप्त शासकों का शासन काल व्यवस्था और अराजकता की स्थिति को समाप्त करने वाला शासनकाल माना जाता है, और इसने पूरे भारतवर्ष में एकीकृत की प्रवृत्ति को जन्म दिया। सबसे पहले शासक हैं ये गुप्त वंश के शासक, जिन्होंने सबको एकजुट करने के लिए, भारत को अखंड बनाने के लिए प्रयत्न किया था। सबसे पहला प्रयत्न चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। गुप्त शासकों को संरक्षण में कला, साहित्य, विज्ञान और उद्योगों का विकास हुआ। इन्हीं कारणों से इस अवधि को, यानी गुप्त साम्राज्य के काल को, इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज यानी स्वर्णिम युग कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम चंद्रगुप्त प्रथम की, जिसका शासन 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने 15 वर्षों तक मगध पर शासन किया। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार गंगा की मध्यवर्ती घाटी तक कर दिया। उसके बाद उसने महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने वैशाली के लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और इस विवाह का प्रभाव उसके साम्राज्य पर यह हुआ कि उसका राजनीतिक प्रभाव मगध से प्रयाग अर्थात इलाहाबाद तक फैल गया। चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने रात दिन एक करके पहले अपने राज्य को बुराइयों से स्वच्छ किया, एकीकृत किया वहाँ, और कला की स्थापना में ये प्रथम रहा। और
कला का विकास इस काल में, इसके काल में, शासन काल में बहुत हुआ। उसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त, जिसका शासन 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहा, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। उसे गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कहा गया है। वो एक महान सेना नायक था। सबसे पहले उसे सेना नायक बनाया गया, उसके पिता ने सेना नायक बनाया, लेकिन जब उसकी ख्याति सारे में फैल गई और वो तलवार का धनी हो गया और कुशल जो है नेतृत्व करने वाला हो गया, तो पिता के बाद तुरंत ही समुद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठा दिया गया। संस्कृति के अनेक प्रशस्तियों से हमें उसकी सैन्य विजयों की जानकारी मिलती है कि किस तरह से उसने सैन्य का नेतृत्व किया और किस तरह से विजय प्राप्त की। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने इन प्रशस्तियों की रचना की थी। हरिसेन उसके दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त ने अनेक राजाओं को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त का प्रत्यक्ष शासन तो बंगाल से दिल्ली तक विस्तृत था, फैला हुआ था, किंतु परोक्ष ये पूर्व से असम से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी सीमांत तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के में कांची तक फैला। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने अपने राज्य का विस्तार किया था, अपना शासन कहां तक फैला लिया था। समुद्रगुप्त के सफल सैन्य अभियानों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी इतिहास में ऐसा कोई सफल सैन्य सम्राट नहीं हुआ है जैसा समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को केवल एक वीर योद्धा ही नहीं अपितु एक कवि, संगीतज्ञ और योग्य प्रशासक भी कहा जाता है। हिंदू होते हुए भी वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। वह ललित कलाओं का संरक्षक था। उसने दरबार में अनेक कवि तथा विद्वानों को आश्रय प्राप्त दिया था। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त के प्रथम के बाद उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने किस तरह से अपने शासन को फैलाया, विस्तार किया और किस तरह से सर्वधर्म का सम्मान किया और सर्वधर्म के व्यक्तियों को अपने दरबार में जगह दी। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। आगे हम गुप्त साम्राज्य की जानकारी आपको और देंगे। अभी हमने मोटी मोटी जानकारी चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासन 320 से 335 ईस्वी तक रहा शासनकाल, और उसके पुत्र समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है और जिसका शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहा, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। आगे देखते रहिए, आगे और जानकारी मिलती रहेंगी।